जो कैसे हैं आप? मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी क्लासेस विद्या मीट क्लासेस में। ठीक है। कल हमने देखा था केमिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल पार्ट। ठीक है। और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी बट ओके। ये स्टार्ट करते हैं। हम पहले जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि जो द्रव्य है और ऊर्जा है इसका कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आया है। ठीक है। द्रव्य क्या है उसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ब्रह्मांड क्या है और ये द्रव्य और ऊर्जा से कैसे रिलेट करता है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास दिखाई देने वाला या अनुभव किया जाने वाला समस्त अस्तित्व, जिसमें सभी ग्रह तारे, आकाशगंगाएं, उपग्रह, सूक्ष्म कण, प्रकाश, ऊर्जा तथा समस्त स्थान एवं समय, स्पेस एंड टाइम शामिल है, ब्रह्मांड यूनिवर्स कहलाता है। ठीक है। ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहलाता है। तो इसमें दिया ये है ना कि जैसे हम हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, हम जहाँ रह रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग जो हमें दिखाई दे रहा है आसमान में, सब कुछ ब्रह्मांड में ही तो है। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है। तो उसी तरह एवरीथिंग इज ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है। इतनी सी सिंपल सी बात है कि जब सब कुछ द्रव्य है तो सब कुछ ब्रह्मांड भी है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारा दो भागों में वर्गीकृत है, या ये कह लीजिए कि इन्हीं दोनों चीजों से बना है। क्या क्या? द्रव्य और ऊर्जा। हमारा ब्रह्मांड किन दो चीजों से बना है? द्रव्य और ऊर्जा। ठीक है। मैटर एंड एनर्जी। पहले के समय में जो वैज्ञानिक थे वो समझते थे कि यहाँ पे जो ये है ना, द्रव्य और ऊर्जा, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अभी आधुनिक समय में मॉडर्न साइंस में ये सिद्ध किया गया है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही है। ठीक है। एक ही सिक्के के दो पहलू, ये समझ लीजिए हैं। क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये आइंस्टाइन ने अपने समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो था ना उनका, E बराबर mc², यहाँ पे मैंने दे रखा है। ठीक है। इसमें उन्होंने एक सिद्ध किया है कि दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। द्रव्यमान को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऊर्जा में। ये एक प्रक्रिया, इसका एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ जहां पे द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है ये हम जान लेंगे। ठीक है। कि जब नाभिकीय विखंडन या परमाणु बम या फिर परमाणु विस्फोट, परमाणु भट्टी जो भी है, जब इसमें क्या होता है ना कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम का नाभिक टूटता है। यूरेनियम का नाभिक जब टूटता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के दौरान, तो होता क्या है कि अभिक्रिया के बाद का कुल जो द्रव्यमान होता है, उस अभिक्रिया के बाद जो कुल द्रव्यमान होता है ना, वो क्या करता है कि वो पहले से थोड़ा कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है, यानी द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में यूरेनियम, जब भी यूरेनियम का नाभिक टूटता है तो द्रव्यमान की क्षति होती है, और द्रव्यमान की क्षति होने के बाद वो क्या होता है कि ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है। ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, कि जब नाभिकीय विखंडन के दौरान, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, परमाणु भट्टी में, और परमाणु बम ये सब भी है, और सूरज है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है ना, तो यूरेनियम का जो नाभिक है जब टूटता है ना, तो वहां उसमें से द्रव्यमान की क्षति होती है, और जो द्रव्यमान का जो क्षीण होता है ना, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल हम जान लेंगे। उसके बाद ये भीषण ऊर्जा में बदल जाता है। यही ऊर्जा तो चारों ओर फैल के पूरा ये आग ज्वलित होती है ना, ये देखते हैं ना आप, वो चीज होती है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद हम ये जानेंगे, सूर्य के केंद्र में निरंतर हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भी द्रव्यमान की क्षति होती है, क्योंकि वहां भी सूर्य के अंदर भी न्यूक्लियर फिजन जैसी प्रक्रिया हमेशा, हर वक्त, हर क्षण होती रहती है। ठीक है। हर क्षण होती रहती है। और एक चीज़ जानिएगा कि ये जो सूरज, तारे, चंदा, ये सब है ना, ये प्लाज्मा स्टेट में है। जब हम स्टेट आगे पढ़ेंगे ना तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है। दो चीज़ों का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हो गया कि द्रव्यमान का ऊर्जा में जो बदलना होता है वो कैसे होता है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहीं से निकल द्रव्य का एक बार जान लेंगे कि क्या है। चलिए आइए देख लेते हैं कि ब्रह्मांड का वर्गीकरण भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। हाँ, ये सच है कि दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यूनिवर्स इज इक्वल टू मैटर प्लस एनर्जी। ठीक है। अभी हमने देख लिया एग्जाम्पल सहित, आप उसको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। सूरज
में जो होता है कि क्या न्यूक्लियर फ्यूज़न हमेशा होते रहता है, ठीक है। उसके केंद्र में जो है कि हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। हमेशा विस्फोट होते रहा, पता नहीं कितने परमाणु बम के जितना हमेशा उसमें विस्फोट होते रहता है। तो वो क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जैसी प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। तो आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मांड का थोड़ा सा ये इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेंगे। द यूनिवर्स इज़ द totality of everything that exists. It includes all galaxies, stars, planets, satellites, matter, energy, space and time। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और कैसे कन्वर्ट होता है। यहीं से निकल के जो द्रव्य आया है ना, द्रव्य देखिए दो चीज़ में हम कंफ्यूज आते हैं कि द्रव मीन्स लिक्विड होता है, ठीक है, और एक द्रव्य ये मैटर, ये पदार्थ है जो सभी चीज़ों में है। सभी चीज़ें ही हमारा क्या है कि मैटर है। हवा, पानी, हम सांस ले रहे हैं, ये भी सब कुछ जो भी स्थान घेरता है, जिसको हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ क्या है कि द्रव्य है, ठीक है। आगे देखेंगे, मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान यानी मास होता है, भार होता है, और जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसका आयतन, ठीक है, आकार, स्थान घेरता है, आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल, आपके आसपास रखी हुई कोई भी चीज़ें, कोई भी भौतिक वस्तु क्या हो गई, मैटर हो गई, ठीक है। इवन हवा भी, अगर आप गुब्बारे में हवा भरते हो ना, गैस भरते हो हवा में, गुब्बारे में, तो वो क्या है, वो भी तो एक स्थान घेर रहा है ना, स्थान घेर रहा है, बस वो भी द्रव्य है, मैटर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, द्रव्य और वही मैंने जो अभी आपको समझाया कि द्रव्य और द्रव में अंतर। द्रव्य एक लिक्विड है और एक मैटर है। मैटर पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ईटीसी, ये सब क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं हैं। द्रव्य क्या है, पदार्थ की एक विशिष्ट भौतिक अवस्था, जैसे पानी, दूध, तेल, ईटीसी, लिक्विड, ठीक है, वो द्रव होता है। कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखेंगे हम कि ऊर्जा भी थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का कोई द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा बनती तब है जब द्रव्यमान क्षीण हो जाता है। अब यहीं से दो कॉन्सेप्ट देखिएगा कि ऊर्जा का द्रव्यमान क्यों नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान के क्षीण होने के बाद ही वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों तो एक ही बात हो गई, एक तरह से देख लीजिए। और ना ही यह स्थान घेरती है। ऊर्जा कहाँ से स्थान घेरी, देखते नहीं है पूरा। अगर ताप है, ताप जैसे भट्टियाँ जल रही हैं, पूरा आग ही आ गया, ठीक है। एनर्जी जो हमारे अंदर है, बिना एनर्जी के कोई काम भी नहीं कर सकते, तो हर जगह है, एवरीवेयर मैटर, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत, गतिज ऊर्जा आदि। आप ही देख लीजिए कि अगर आप जैसे कि हम बोल रहे हैं तो क्या वो स्थान घेर रही है, ध्वनि हमारी जो निकल रही है कोई स्थान नहीं घेर रही है, ठीक है, वो ऑक्युपाई मासेस नहीं कर रही है, कोई भी स्थान नहीं घेर रही है। जब द्रव्य क्षीण होता है तो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ अपने मुंह से, तो मेरी एनर्जी क्या है, यहाँ से जो मेरी ध्वनि निकल रही है, क्यों, द्रव्य क्षीण हो रहा है मेरे अंदर से कुछ, मैं थक रही हूँ ना, जो थकते हैं हम, क्या हमारे अंदर से कुछ द्रव्यमान जो है कम हो रहा है, जो क्षीण हो रहा है हमारी, उसके बाद जो है ये निकल रहा है, क्या, ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, हम बोल रहे हैं, जो सिंपल सा एग्जाम्पल है। फिर हम देखेंगे कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी हैज नो मास एंड डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। एग्जाम्पल, लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ईटीसी। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जैसे लाइट है, लाइट भी आप अगर दिखा रहे हैं ना, लाइट टॉर्च जला रहे हैं, मान लीजिए दूर तक दिखाया आपने, सिंपल सा प्रकाश का एग्जांपल लेंगे, तो क्या वो स्पेस ले रहा है, कोई स्थान घेर रहा है, नहीं, वो अपने माध्यम में बस चली जा रही है ना। आप जिधर भी घुमाएंगे उस माध्यम में वो अपनी रोशनी छोड़ती जाएगी, उसको स्थान घेरने की कोई जरूरत नहीं है। तो द्रव्य क्षीण होने के बाद जब ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऊर्जा के पास द्रव्यमान नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ हम जानेंगे द्रव्य की कुछ विशेषताएं। जैसे हमने द्रव्य के बारे में जान लिया, उसके वर्गीकरण को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि द्रव्य की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा जानना
जरूरी है, थोड़ा डीप में नॉलेज रहेगा हमें तो अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि द्रव्य की परिभाषा एक बेहतरीन तरीके से है, देख लीजिए पहले। ब्रह्मांड का वह घटक जिसका अपना द्रव्यमान मास होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों त्वचा, आंख, कान आदि द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या मैटर कहलाता है। ठीक है। मैटर इज द component of the universe that has mass, occupies space, volume, and can be perceived by our sense organ। सेंस ऑर्गन आंख, कान, ठीक है, नाक, त्वचा, ये सब क्या हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हम जो महसूस कर सकते हैं इनके द्वारा, वो जो स्थान घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, एवरीथिंग इज मैटर। दैट्स इट। आगे हम देखेंगे कि द्रव्य की मुख्य विशेषताएं क्या है। कणों से निर्मित होते हैं। ठीक है। द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों, परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। जिससे बना होता है अति सूक्ष्म कण, ये रहे अति सूक्ष्म कण, इसमें मैंने दर्शा दिया है। ठीक है। मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कणों से निर्मित होते हैं। मैटर इज composed of extremely teeny particles such as atoms and molecules। उसके बाद नेक्स्ट है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। द्रव्य की कणों के बीच कुछ खाली स्थान होता है, जिसे अंतराणुक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, या डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। ठीक है। ये ठोस में सबसे कम होती है। उसमें ठोस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस या डिस्टेंस कम होती है और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो है ज्यादा होते हैं। अंतराणविक बल ज्यादा होता है ठोस में और ये स्पेस कम होता है। जैसे ये है, दो चीजें सटी हुई हैं, तो इनके बीच स्पेस कहाँ है, कम है ना, लेकिन बल ज्यादा है। बल ज्यादा है, दोनों सटे हुए आपस में, इनको इधर कर पाइएगा, इनको इधर कर पाइएगा, नहीं निकाल नहीं पाइएगा अगर ये ऐसे जुड़े हुए हैं तो। ठीक है। तो ये चीज है। आगे हम देखेंगे कि देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल एंड ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये रहा हमारा, ये इनके बीच में ये स्पेस दिखाया गया, देखिए यहाँ पे ये स्पेस है ना, ये स्पेस। आगे हम देखेंगे कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव्य के कण निरंतर गति करते रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, गति तो करते रहते हैं, हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं, हमेशा मोबिलाइज रहते हैं। ठीक है। ये कभी भी स्थायी नहीं रहते। इनमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। मैटर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो होती है। उसके बाद हम इंग्लिश में देख लेंगे कि पार्टिकल आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशंस। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, देयरफॉर दे possesses काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। देयरफॉर दे possesses काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे देख लीजिए, कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, कभी जिगजैग मोशन में, कभी कैसे भी, मतलब फ्री। और एक चीज जानिएगा कि जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे होता है ना, वो क्या क्या कर सकता है, ये प्लाज्मा स्टेट में पढ़ेंगे, फ्री से याद आया हमें। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्लाज्मा स्टेट में जैसे करंट उसके द्वारा प्रवाहित हो सकती है, वो रंग जो है कि उसके द्वारा लाया जा सकता है। प्लाज्मा ट्यूब में जो रंग आते हैं ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें गति होती है, बस इतना जानिए कि कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। द्रव्य के कण निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए इनमें गतिज ऊर्जा होती है। चौथा है हमारा कि कणों के बीच आकर्षण बल, द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसे अंतराणु आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the particle of matter attract each other, this attractive force is called intermolecular force of attraction। ये ठोस में सबसे ज्यादा होता है। मैंने बताया कि जैसे ये इनको आकर्षित करते हैं। कभी आप देखिएगा कि अपना हाथ ऐसे करिएगा ना, ऐसा ऐसे करेगा तो ये इधर इधर भाग के आएगा, अपने आप धीरे 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 आता रहेगा अपने हाथों से। ये सिंपल सा एग्जाम्पल देखिएगा करके, आप ऐसे बैठे रहिए, हाथों को ऐसे टाइट करके रखिए, ये धीरे धीरे सिकुड़ते 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 इस अवस्था में आएंगे, पास आने की। ये होता है अट्रैक्शन। ठीक है। हर चीज में है,
क्योंकि हम क्या है, हम भी तो कणों से ही बने। चित जल पावक गगन समीरा, हम तो इसी से बने हुए हैं, हम कौन सा अलग है। तो हम भी खुद जीता जाता एग्जाम्पल है मैटर का। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर क्षण हर जगह मौजूद है। एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज मैटर, और सब कुछ ब्रह्मांड में उपस्थित है। इसीलिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, मैटर इज इक्वल मास प्लस वॉल्यूम। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैटर का कुछ हाईलाइट पॉइंट है, जैसे कि अगर आप भूल रहे हैं तो इतना याद रखेंगे तो हो जाएगा कि मास प्लस वॉल्यूम यानी कि भार होता है, आयतन होता है, और मेडअप किससे बना होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे कणों से। और इसमें क्या होता है, गति होती है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, कणों से निर्मित होते हैं, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, इसलिए इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनमें उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखें कि मैटर इज नॉट लिक्विड इज इक्वल टू नॉट लिक्विड। ठीक है, ये दे दिया है मैंने, टाइप करने में हो गया है, पहले वाले स्लाइड में ये बात मैंने बताई थी। मैटर इज इक्वल सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस प्लस प्लाज्मा प्लस बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बस ऐसे हाईलाइट कर दिया ताकि ध्यान रहे। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं हम। द्रव्य का वर्गीकरण, हमने क्या देखा, ब्रह्मांड क्या है, फिर उसमें द्रव्य देखा, फिर उसके बाद हमने द्रव्य की कुछ विशेषताएं देखी, क्या क्या है, कणों से निर्मित है, गतिज ऊर्जा होती है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, आयतन होता है, इसमें स्थान घेरता है, सब कुछ जान लिया। अब हम जानेंगे कि द्रव्य का वर्गीकरण क्या है। तो द्रव्य का वर्गीकरण क्या है ना, कि हम मैटर को उसकी गुण संरचना एवं संगठन के आधार पर मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशंस। तो पहले इसके भौतिक वर्गीकरण को हम जानेंगे कि भौतिक वर्गीकरण किस आधार पे, भौतिकता क्या होती है, भौतिक क्या होता है, जैसे हमारा बाहरी शरीर, ये है भौतिक। ठीक है, और ये हमारा शरीर केमिकल से बना है, हमारा इंटरनल जो भी है वो हमारा अकॉर्डिंग टू केमिकल वो अलग हमारा होगा। ठीक है, उसके बारे में हम आगे दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले में जानेंगे कि भौतिक वर्गीकरण क्या है। तो द्रव्य को उसकी भौतिक अवस्था, स्टेट, फॉर्म, आकार, शेप, आयतन, वॉल्यूम, संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी, किसी चीज को कंप्रेस करते हैं ना, दबाते हैं, उसके आधार पर, आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, फॉर्म, शेप, वॉल्यूम एंड कंप्रेसिबिलिटी, इसके आधार पर करते हैं। इसका वर्गीकरण 5 भागों में डिवाइड है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दिया गया है, ठोस, द्रव, गैस दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम पांचों अवस्था को अच्छे से जानेंगे।